इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लिटरेरी मॉडर्निज्म। ठीक है, ये थर्ड पेपर का टॉपिक रहेगा। अभी हम लोगों ने स्टोरी पढ़ा है, स्टोरी के बाद फिर से हम लोग थर्ड पेपर पर मूव कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्निज्म। आपके पेपर के सेकेंड यूनिट में है, तो मॉडर्निज्म की चर्चा करेंगे, मॉडर्निज्म पर पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं मॉडर्निज्म। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, व्हाट इज़ मॉडर्निज्म? मॉडर्निज्म है क्या? तो मॉडर्निज्म इन जनरल वेरियस फील्ड्स में एक मूवमेंट है, लेकिन हम लोगों को पर्टिकुलरली पढ़ना है। इट इज़ अ मूवमेंट इन आर्ट, पेंटिंग, आर्किटेक्चर, फैशन, लॉट ऑफ फील्ड्स में एक ये मूवमेंट है जो कि 20th सेंचुरी में एग्जिस्ट करता है। लेकिन पहले अगर वर्ड की बात करें, मॉडर्न, ये मॉडर्न क्या है? तो मॉडर्न वर्ड पहले एज लिटरल मीनिंग एक ऐसा वर्ड था जो कि किसी भी एज के लिए जो करंट में है, दैट इज मॉडर्न। एवरी एज विच इज इन करंट, दैट इज मॉडर्न। बट 20th सेंचुरी में ऐसी क्या चीज़ें हुई कि एक इसको मूवमेंट के रूप में मान लिया गया? क्योंकि पहले जो करंट चीज़ था, करंट में जो था, वो अगर मॉडर्न था तो वो बीतने के बाद मॉडर्न नहीं रह जाता था। आज जो मॉडर्न है, कल वो मॉडर्न नहीं रहेगा। ठीक है, तो 20th सेंचुरी में एक मॉडर्न के रूप, मॉडर्निज्म के रूप में आया। ठीक है, और अगर इसकी ओरिजिन की बात करें तो इसकी जो ओरिजिन है वो ओरिजिनेट होता है इन 1880s, 1880 में। एंड जर्मन फिलोसफर हैं फ्रेडरिक नीत्शे। स्पेलिंग आप ध्यान रखिएगा, फ्रेडरिक नीत्शे। इनका एक कॉन्सेप्ट था, फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट था। इन्होंने फिलोसफी दैट इज डेथ ऑफ गॉड। इन्होंने कहा कि इन दिस मॉडर्न एरा, इन दिस न्यू सेंचुरी, द वर्ल्ड इज विदाउट गॉड, गॉड इज डेड। गॉड नहीं है, गॉड की डेथ हो गई। ठीक है, तो दिस इज अ ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशन। और इसी के बाद फिर कुछ और थिंकर्स आए, जैसे सिगमंड फ्रायड, दैट वाज साइकोलॉजिस्ट, एंड अर्नेस्ट मक। ठीक है, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। इन सभी के इन्फ्लुएंस से जो एक चेंज आया, ठीक है, वो चेंज जो था वो था दैट इज मॉडर्निज्म। और यहाँ से बिगिन होता है आपका मॉडर्निज्म। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और व्हाट इज मॉडर्निज्म? मॉडर्निज्म इज लिटरेरी मॉडर्निज्म या फिर मॉडर्निस्ट लिटरेचर that is originated in later 19th century and early 20th century. It is characterized by a self-conscious break with traditional ways of writing. अगर हम लोग इन जनरल बात करें, इन जनरल मॉडर्निज्म इज अ सेल्फ कॉन्शियस ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशनल वेज। ठीक है, जो ट्रेडिशनल वेज हैं, जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं, ट्रेडिशनल तरीके हैं, उनसे जो एक सेल्फ कॉन्शियस ब्रेक है, वो क्या है? सेल्फ कॉन्शियस ब्रेक, वही मॉडर्निज्म है। अगर लिटरेचर में बात करें तो इन लिटरेचर जो राइटिंग के ट्रेडिशनल वेज हैं, उससे एक ब्रेक लेना, दैट इज लिटरेरी मॉडर्निज्म। ठीक है, वो एक लिटरेरी मॉडर्निज्म है। क्लियर बात? समझेंगे आगे, आगे बढ़ेंगे। तो इन बोथ पोएट्री एंड प्रोज फिक्शन, पोएट्री में भी और प्रोज फिक्शन में भी, यानी कि राइटिंग की जो भी टेक्निक्स थी, उनसे एक ब्रेक, नई नई एक्सपेरिमेंट्स, नए नए एक्सपेरिमेंटेशंस, दैट इज मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म एक्सपेरिमेंटेड विद लिटरेरी फॉर्म एंड एक्सप्रेशन as exemplified by Ezra Pound's maxim to make it new. तो मॉडर्निज्म जो है इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन जस्ट टू क्रिएट समथिंग न्यू। कुछ नया क्रिएट करने के लिए, कुछ नया बनाने के लिए, कुछ नया पैदा करने के लिए, ये जो मॉडर्निज्म है वो एक एक्सपेरिमेंटेशन है, एक एक्सपेरिमेंट है। एंड इट रिफ्लेक्ट्स अ सेंस ऑफ कल्चरल क्राइसिस। और ये जो चेंज है वो एक तरीके से कल्चरल क्राइसिस होता है। एक्चुअली मॉडर्न क्या है? जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं, सोसाइटी में लिटरेचर से हट करके एग्जांपल लेते हैं, एक सोशल एग्जांपल के थ्रू आपको समझ। जैसे आप जनरल बातचीत की भाषा में भी आप जैसे किसी को आप देखें तो उसके ये चारों तरफ के बाल गायब हो और ये बीच में टोपा जैसा उसका बाल हो। ठीक है, हनी सिंह की तरह किसी ने पूरा टोपा जैसा गायब कर दिया, इसको ऐसे मीनार के जैसा खड़ा कर दिया, तेरे को यूं यूं ऐसे टोपा लगा लिया। अब गांव में जहाँ ट्रेडिशनली अभी लड़कियां सूट पहनती हैं या फिर जीन्स पहनती हैं
यानी कि फुल स्लीव्स के कपड़े पहनती हैं। वहाँ कोई लड़की अगर शॉर्ट्स पहन करके निकल जाए, देन देखने वाले उसको कहेंगे सी इज़ मॉडर्न गर्ल, ठीक है। तो इसी तरीके से जो चीज़ों का ब्रेक हो, जैसे अभी गांव में कोई लड़की सिगरेट पीती हुई मिल जाए, देन उसके ऊपर पहला जो वर्ड आएगा मॉडर्न। तो ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशनल रूल्स, ट्रेडिशनल थिंग्स, ट्रेडिशनल वेज, दैट इज मॉडर्निज्म, ठीक है। तो इट रिफ्लेक्ट्स अ सेंस ऑफ कल्चरल क्राइसिस, क्योंकि ये चेंज है, ट्रेडिशन से हट रहा है, तो ट्रेडिशन का टूटना ही कल्चरल क्राइसिस है। तो इसे एक कल्चरल क्राइसिस के रूप में भी देखा जाता है, विच वॉज बोथ एक्साइटिंग, disquieting, in that it opened up a whole new vista of human possibilities। और ये एक नई जो पॉसिबिलिटीज हैं ह्यूमन लाइफ में, उससे उसके लिए जो है रास्ते खोलता है, उसको बिगिन करता है। एट द सेम टाइम एज पुटिंग इनटू क्वेश्चन एनी प्रीवियसली accepted means of grounding and evaluating new ideas। और साथ ही साथ क्वेश्चन भी पुट करता है, ठीक है। एनी जो प्रीवियस एक्सेप्टेड मीन्स हैं, ठीक है, उन पर एक नए नए आइडियाज लाता है और उन पर क्वेश्चन पुट करता है, उन्हीं पर क्वेश्चन पुट करके नए आइडियाज का डेवलपमेंट होता है। मॉडर्निज्म इज मार्क्ड बाय एक्सपेरिमेंटेशन, particularly manipulation of form, and by the realization that knowledge is not absolute। ठीक है, एक्चुअली मॉडर्निज्म का जो बेस है वो एक्सपेरिमेंटेशन है। एक्सपेरिमेंटेशन किस लिए? बिकॉज नॉलेज इज नॉट एब्सोल्यूट। मॉडर्निज्म क्या मानता है कि नॉलेज एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। नित नई नॉलेज निकल सकती है, नई जानकारियां लगातार मिल सकती हैं, चीज़ें एब्सोल्यूट नहीं हैं। एक्सपेरिमेंट करके नई चीज़ें सीखी जानी जा सकती हैं, ठीक है। मॉडर्निज्म इज वन लार्जर कैटेगरी। साथ ही साथ मॉडर्निज्म क्या है, वो एक कैटेगरी भी है, मूवमेंट के साथ साथ एक कैटेगरी भी है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत सारे छोटे छोटे मूवमेंट्स को इंक्लूड करता है, बिकॉज दैट इंक्लूड सिमिलर येट वेरी स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट। बहुत सारे लिटरेरी और आर्टिस्टिक मूवमेंट्स को अपने आप में शामिल करता है, जैसे फॉर एग्जांपल इमेजिज्म, सिम्बोलिज्म, फ्यूचरिज्म, क्यूबिज्म, सररियलिज्म, डाडाइज्म, एक्सप्रेशनिज्म, एक्सपेरिमेंटिज्म, ठीक है, और एक्सप्रेशनिज्म, ठीक, और एग्जिस्टेंशियलिज्म, बहुत सारे हैं, ठीक है। इन सबको जो है मॉडर्निस्ट मूवमेंट कहा जाता है। मॉडर्निज्म अलाउड राइटर्स टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन मोर एक्सपेरिमेंटल वेज देन इन द पास्ट में जितनी छूट थी एक्सपेरिमेंट करने की, जितना एक्सपेरिमेंटेशंस की इनको छूट थी, उससे ज़्यादा ये अलाउ करता है कि भाई जितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो तुम करो, छूट है तुम्हें, ठीक है। मॉडर्निस्ट works often contain non-linear narrative and free-flowing interior monologue, and that emphasize the experiences and emotions of the individual। और ये जो वर्क्स हैं, मॉडर्निस्ट वर्क्स, स्पेशली फिक्शन के नरेटिव वर्क्स, स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स, ठीक है, इनमें जो होते हैं एक नॉन लीनियर नैरेटिव। पहले लीनियर नैरेटिव होता। लीनियर नैरेटिव का मतलब कहानी की एक सीक्वेंस में चल रही है, इजीली समझ में आता था प्लॉट। लेकिन अभी मॉडर्निस्ट वर्क आप पढ़ेंगे, आपको उसका प्लॉट इजीली नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? रीजन कि लीनियर प्लॉट नहीं होता है, लीनियर नैरेटिव नहीं होता, कहानी एक सीक्वेंस में नहीं चलती। कहानी चलती, बीच में ब्रेक हो गई, दूसरी कहानी शुरू हो गई, फिर ब्रेक हो गई, फिर कहानी शुरू हो गई दूसरी, ठीक है। लीनियर नहीं, ब्रेक होते चलता है, जैसे जीवन चलता है, ठीक है। जैसे कि कैरेक्टर रियलिटी में है मिसेस डॉल्वे, ठीक है, वर्जीनिया वुल्फ का नॉवल। तो मिसेस डॉल्वे घर से निकलती है मार्केटिंग करने के लिए, उनको पार्टी की तैयारी करनी है, शाम को उनके घर पे पार्टी है, और घर से निकलती है, मार्केट पहुंची नहीं है, तो जैसे निकलती है थोड़ी देर बाद वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में चली गई, इंटीरियर मोनोलॉग शुरू हो गया, उनको अपनी पुरानी बातें याद आने लगी, उनका प्रेजेंटेशन शुरू हो गया। आप टीवी सीरियल्स में देखते होंगे या मूवीज़ में, टीवी सीरियल्स में ज़्यादा यूज़ होता है, मूवीज़ में कम यूज़ होता है। आप देखते होंगे, अगर आपने सीरियल्स देखे हों, तो अचानक से कैरेक्टर सोचने लगता है, जो सोचने लगता है वो प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है, वो स्क्रीन पर आने लगता है। तो दिस इज नॉन लीनियर थिंग,
ठीक है, जैसे कैरेक्टर वो बाजार जा रहे, बाजार का नैरेटिव देना था, कंटिन्यू करना था, लेकिन क्या किया उन्होंने क्या किया, बाजार जा रही थी वो ब्रेक हो गया, और उसकी लाइफ में पहले क्या हुआ था, वो एक फिल्म की तरह, एक रील की तरह चलने लगा। दैट्स व्हाई दिस इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज हो जाएगा, जो नैरेटिव है वो लीनियर नहीं हो जाएगा, नॉन लीनियर नैरेटिव मिलेगा आपको मॉडर्निज्म में। ठीक है, तो इसके साथ आप अगर बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्निज्म क्या है, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडर्निज्म में पाई जाती है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो यहाँ पर हम 5 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। पहला है एक्सपेरिमेंटेशन। मैंने शुरुआत से बात किया कि ये यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स की छूट है, एक्सपेरिमेंट्स किए, नई टेक्निक्स, नई नैरेटिव स्किल्स, नई वेज ऑफ राइटिंग, नई राइटिंग स्किल्स, नई नैरेटिव टेक्निक्स, ठीक है, नए डिवाइसेस, नए थिंग्स, न्यूनेस, ठीक है, एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट्स किए, दैट एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रेजेंटिंग, सर्चिंग न्यू थिंग्स इज one of the most important characteristic of modernist literature. That is, modernist literature implied a number of different experimental writing techniques, और उन्हीं experiments का, जैसे broke the conventional rules of storytelling, storytelling के या writing के जो भी conventional rule थे उनसे break करना, उनको break करके नए rules, नए तरीके ईजाद करना, उनको सर्च करना, उनको प्रेजेंट करना। Some of these techniques include blended imagery and themes, और blended imagery and themes और imagery को blend कर देना, आपस में मिला देना, खिचड़ी कर देना। ठीक है, और absurdism क्या है, that is real presentation of life. Life is actually full of problems, full of absurdism, full of things that cannot be understood, full of meaninglessness. Actually, अगर आपसे हम पूछें कि what is meaning of life, actually there is no meaning of life. Life is meaningless. आप बैठ करके सोचते रहिए कि लाइफ में इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद वो, उसके बाद वो, उसके बाद वो, फाइनली यू विल फाइंड नथिंग। जीवन रुकता है केवल मौत पर। मौत क्या है? नथिंग। So there is nothingness in this life. There is no meaning in this life. And this meaninglessness is absurdism. And modernism has accepted this absurd situation of life and they has presented in literature. For example, आप वेटिंग फॉर गोडो सुने होंगे, सैमुअल बेकेट का वर्क है। वहां पर 2 कैरेक्टर हैं, लकी एंड पोजो। वो एक ठूंठे से पेड़ के नीचे बैठे हैं जिसमें पत्तियां भी नहीं हैं और किसी का इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार कर रहे हैं पता नहीं, वो इस गोडो पता नहीं। दे आर वेटिंग फॉर गोडो। गोडो कौन है, आएगा नहीं आएगा पता नहीं, आ जाएगा कल आएगा, आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। दिस पता नहीं इज एब्सर्डिज्म, है ना। लाइफ में कुछ भी श्योर नहीं है। लाइफ में आज जिंदा है कल मर जाएंगे, आज हैप्पीली लाइफ स्मूथली रन कर रही है, कल प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। दिस इज एब्सर्डिज्म। आप सोच कुछ रहे हैं कि चीजें ऐसी हो, कुछ और हो जाएगा। दिस इज एब्सर्डिज्म एंड एब्सर्डिज्म इज वन ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ मॉडर्निस्ट लिटरेचर। नॉन लीनियर नैरेटिव, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, उसी से रिलेटेड है, क्योंकि जैसे नॉन लीनियर नैरेटिव तभी होगा जब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यूज हो जाएगा, ठीक। एंड दिस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज अ फ्री फ्लो ऑफ इंटीरियर मोनोलॉग, ठीक है। जो इंटीरियर मोनोलॉग है, इंटीरियर मोनोलॉग क्या है? इंटीरियर मोनोलॉग वो है कि कैरेक्टर क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इंटरनल साइड में क्या चल रहा है। मोनोलॉग क्या होता है कि एक सिंगल कैरेक्टर नरेट कर रहा है, बोल रहा है, ठीक है, एक सिंगल स्पीकर है मोनोलॉग, ठीक। इंटीरियर का मतलब वो कैरेक्टर कहाँ बोल रहा है, बाहर नहीं बोल रहा है, अंदर बोल रहा है। वो अंदर से क्या बोल रहा है, अंदर से क्या सोच रहा है, दैट इज इंटीरियर मोनोलॉग, ठीक है। तो ये इंटीरियर मोनोलॉग हो गया। सेकंड, इंडिविजुअलिज्म। मॉडर्निज्म का जो फोकस है वो इंडिविजुअल पर है, सोसाइटी पर नहीं है, ग्रुप पर नहीं है। मॉडर्निस्ट लिटरेचर टिपिकली फोकसेस ऑन द इंडिविजुअल रादर देन सोसाइटी एज अ होल। Society as a whole is not subject of modernism, but the subject of modernism is an individual. Stories follow characters as they adapt
टू अ चेंजिंग वर्ल्ड। ठीक है, ये स्टोरीज जो कैरेक्टर्स को लेती हैं उनमें कैरेक्टर्स कैसे इस चेंजिंग वर्ल्ड में अडेप्ट हो रहा है, ठीक है, उसको दिखाती हैं। एंड ऑफन डीलिंग विद डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस दैट चेंजेस, जो सर्कमस्टांसेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हैं, उनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे वो चेंज हो रहा है, उसको प्रेजेंट करेंगे। इंडिविजुअल इज द सब्जेक्ट, not the society, not the group, not the whole. Multiple perspectives, थर्ड वन। मल्टीपल पर्सपेक्टिव का मतलब हुआ कि भाई जो कहानी कही जा रही है, जो नरेटिव दिया जा रहा है, वो किसी सिंगल पर्सपेक्टिव से नहीं। जनरली क्या होता था कि एक कोई स्टोरी सिंगल पर्सपेक्टिव से होगी, फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू में है, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में होगी, थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में है, थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में होगी कुछ जगह कहानी। जबकि मॉडर्निज्म में क्या होगा, कुछ दूर कहानी एक नरेटर कहेगा, फिर दूसरा नरेटर शुरू हो जाएगा। कुछ जगह थोड़ा सा कहानी नरेट होगा, कोई ओमनीसाइंड नरेटर है, फिर कोई दूसरा कहना शुरू कर देगा। दिस इज मॉडर्निज्म। तो जरा देखिएगा, मैनी मॉडर्निस्ट राइटर रोट इन द फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव with multiple characters emphasized the subjectivity of each character। हर एक कैरेक्टर के जो एक्सपीरियंसेस हैं उस पर एम्फेसिस है। जो राइटर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो है ही, राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन जो उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स हैं उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका अपना सब्जेक्टिविटी है। सब्जेक्टिविटी मतलब उनका पर्सनल एक्सपीरियंस। दैट इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ पर्सपेक्टिव। डिफरेंट डिफरेंट लोगों के विचारधाराओं के हिसाब से चीजों को सोचा जाएगा, तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ पर्सपेक्टिव। और ये मॉडर्निज्म में एग्जिस्ट करता है। एंड एड डेप्थ टू द स्टोरी बाय प्रेजेंटिंग अ वैरायटी ऑफ व्यू पॉइंट। और बहुत सारे व्यू पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे जो नैरेटिव है, जो स्टोरी है, जो प्लॉट है, उसको डेप्थ मिलती है। चौथा, फोर्थ वन इज यूज ऑफ फ्री वर्स और वर्स लिब्रे। वर्स लिब्रे या फ्री वर्स क्या है? जहां पर न मीटर का बंधन हो, न लाइन का बंधन हो, न राइम स्कीम का बंधन हो, यानी कि एवरीथिंग इज फ्री। इसके पहले क्या था? इसके पहले स्टैंजा पैटर्न थे, इसके पहले वर्स फॉर्म्स थी, ठीक ना। मतलब हीरोइक कपलेट है, टर्सेट है, क्वाट्रेन है, ठीक ना, सेस्टेट है, सोनेट है, एलजी, ओड, बैलेड, हर किसी का अपना नियम था। लेकिन फ्री वर्स का क्या नियम? कोई नियम नहीं। राइम स्कीम क्या होगी? कोई राइम स्कीम नहीं होगी। लाइन कितनी लंबी होगी? कोई लेंथ नहीं। आपका मन, राइटर का मन, वो एक लाइन में 10 सिलेबल लिखे, एक लाइन में 8 सिलेबल लिखे, एक लाइन में 20 सिलेबल लिखे, एक लाइन में 2 ही लिखे, एक ही सिलेबल लिखे, उसकी अपनी मर्जी। दिस इज फ्री वर्स, एंड दिस फ्री वर्स इज अडॉप्टेड इन मॉडर्निस्ट पोएट्री। Many modernist poets rejected the traditional structure of poetry। जो पोइट्री का ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर था उसको ब्रेक कर दिया, उससे कोई मतलब नहीं। उन्होंने क्या ऑप्ट किया? एंड ऑप्टेड फॉर फ्री वर्स, और फ्री वर्स को ऑप्ट कर लिया, फ्री वर्स को अडॉप्ट कर लिया। विच लैक्स अ कंसिस्टेंट राइम स्कीम, मीट्रिकल पैटर्न और म्यूजिकल फॉर्म। ना तो उसमें राइम स्कीम है, ना तो मीटर है, मीटर का मतलब लेंथ ऑफ लाइन है, और ना ही म्यूजिकल फॉर्म है, ना ही रिदम है, कुछ नहीं है, नथिंग एल्स। एंड द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक इज, जो पांचवी कैरेक्टरिस्टिक है, लिटरेरी डिवाइस। तो बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो एक्सपेरिमेंट होगा तो बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस होंगी, नई नई डिवाइसेस नए नए तरीके से यूज हुई, और उन डिवाइसेस में just like symbolism, imagery, and stream of consciousness, lot of literary devices has been used, and a lot of literary devices has been searched, ठीक ना। बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस सर्च की गई, बहुत सारी लिटरेरी डिवाइसेस यूज की गई। तो ये जो 5 हैं, these 5 are the major characteristics of modernism। थोड़ा सा राइटर्स हम लोग समझते हैं, और उन राइटर्स के कौन से कुछ एक जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं उनको देखेंगे। D.H. लॉरेंस मॉडर्न नॉवलिस्ट हैं, एंड इनका जो वर्क है दैट इज वीमेन इन लव, 1920 में पब्लिश हुआ।
लेडी चैटरलीज लवर 1928 में पब्लिश हुआ। और भी बहुत सारे नॉवेल्स हैं, और इनके मोस्ट ऑफ नॉवेल्स जो हैं दैट फोकसेस ऑन डिसइल्यूजनमेंट दैट वाज आफ्टर इफेक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के इफेक्ट से एक डिसइल्यूजनमेंट आया सोसाइटी में, उसमें जो कैरेक्टर है वो कैसा है, कैसे कोई लोग सरवाइव कर रहे हैं, उसको उस पर फोकस है। और ये जो दो नॉवेल्स यहाँ हमने दिए, विमेन इन लव एंड लेडी चैटरलीज लवर, दीज टू नॉवेल्स फोकसेस ऑन द इंटीरियरिटी ऑफ देयर फीमेल प्रोटैगनिस्ट, ट्राइंग in a strong themes of sexuality that changed the mores of the time. एक्चुअली ये जो लेडी चैटरलीज लवर है, इस पर तो बैन वैन भी लगे, ऑब्सीनिटी की वजह से कहा गया बहुत ऑब्सीन है। ठीक है, और अभी तो मतलब वेब सीरीज ने तो ऑब्सीनिटी का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और इसी का चीज है। दिस इज मॉडर्निज्म, मॉडर्निटी के नाम पे कुछ भी चल रहा है। तो अब क्या है, ब्रेक फ्रॉम रूल, रूल्स को तोड़ते जाएंगे तो कहां जाएंगे पता नहीं कहां। तो ये एक्सट्रीमिस्ट था उस समय, दैट्स व्हाई इस पर बैन लगा, इसको ऑब्सीन कहा गया, ये अश्लील है। बाद में बैन हट गया, क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल हो गया लोगों के लिए। आगे बढ़ेंगे, दूसरा राइटर फ्रांज काफ्का, फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल कैरेक्टर। इनका फेमस वर्क है द मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस एक कैरेक्टर पर फोकस है, एक ऑर्डिनरी मैन, एक सेल्समैन था, द होल फैमिली डिपेंड्स ऑन हिम, उसी का कमाया पूरा परिवार खाता है, लेकिन एक शाम वो सोया और सुबह उठा, देन फाइंड्स हिमसेल्फ एज अ जाइंट इंसेक्ट, अपने आप को जाइंट इंसेक्ट के रूप में पाया उसने। जाइंट इंसेक्ट एक बड़ा सा कीड़ा बन गया, ठीक है, और बड़ा सा कीड़ा, अब उसको चलने में भी दिक्कत, हिलने में भी दिक्कत, जीने में भी दिक्कत, ठीक है। और जो नौकरी करता था वो तो गई ना, पैसे कहाँ से आएंगे? नहीं आएंगे। तो कुछ दिन तो परिवार ने उसको ढोया, फिर परिवार ने उसको छोड़ दिया। दिस इज द एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ सोसाइटी। यानी कि जब तक आप कुछ करने के काबिल हैं तब तक सोसाइटी आपकी है, तब तक लोग आपके हैं। आप किसी काम के नहीं हैं तो आप सोसाइटी के किसी काम के नहीं, आप लोगों के किसी काम के नहीं, लोग आपको छोड़ देंगे। दिस थिंग इज प्रेजेंटेड इन दिस नॉवेल। आगे देखेंगे, नेक्स्ट फ्रांज काफ्का है। दूसरे गर्टरूड स्टेन, फेमस नॉवेलिस्ट, ऑफन कंसीडर्ड द मदर ऑफ मॉडर्निज्म। गर्टरूड स्टेन कंसीडर्ड एज मदर ऑफ मॉडर्निज्म, ठीक है, मॉडर्निज्म की मदर इनको माना जाता है। गर्टरूड स्टेन वाज अ फेमिनिस्ट पोएट whose work incorporated a stream of consciousness and experimental narrative technique। इनके जो वर्क्स हैं, इनकी जो राइटिंग है, उसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का खूब यूज हुआ है, एक्सपेरिमेंटल नैरेटिव टेक्निक्स हैं। एंड वन ऑफ हर मोस्ट फेमस वर्क इज द कलेक्शन ऑफ पोएम्स टेंडर बटन्स, ठीक है, एग्जाम्पल में आप यूज कर सकते हैं, विच यूज द साउंड्स ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेगमेंटेड फ्रेजेस टू डिलीवर अ पर्टिकुलर इमेज टू द रीडर। और उसमें एक क्या यूज किया गया है, जैसे ओनोमेटोपोइया यूज किया गया, मीन्स जो वर्ड के साउंड्स होते हैं, साउंड्स का यूज किया गया है। और जो फ्रेगमेंटेड फ्रेजेस हैं, टूटे टूटे फ्रेजेस हैं, उनको कुछ स्पेशल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज किया गया है। गर्टरूड स्टेन known as mother of modernism। एजरा पाउंड, ठीक है, इमेजिज्म का शुरुआत करने वाला, मीन्स गुरु लाइक फिगर टू टी.एस. Eliot। he has edited Eliot's famous The Wasteland। पोएट एजरा पाउंड championed free verse इन्होंने खूब बढ़िया लिखा। एंड अल्यूजन का खूब यूज किया, एंड इज कंसीडर्ड द वन ऑफ फर्स्ट राइटर्स इन मॉडर्निस्ट पोएट्री टू यूज इमेजिज्म को शुरू करने वाला। और इमेजिज्म क्या है? एक मॉडर्निस्ट मूवमेंट है, दैट्स व्हाई एजरा पाउंड इज इमेजिस्ट पोएट, मॉडर्निस्ट राइटर। इट इज इमेजिज्म इज अ स्टाइल। इमेजिज्म का हम लोग पहले भी जिक्र कर चुके हैं, ठीक है, पहले पढ़ चुके हैं क्या है। इमेजिज्म इज अ स्टाइल दैट कन्वेड इमेजरी इन शार्प अनअडॉर्न्ड लैंग्वेज। बहुत ही शॉर्ट पीसेस में बहुत
इमेजिस्टिक, एक इमेज बना करके पेश की जाती है। छोटी पोइट्री मतलब कंसाइज, कम शब्दों के प्रयोग में ज़्यादा बेहतरीन एक्सप्रेशन, ठीक है। एंड ही इज़ नोटेबल फॉर, नोटेबल वर्क्स की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो, बहुत फेमस है। तीन लाइन की हाइकू पोएम है एक, ठीक है, और उसमें बहुत बेहतरीन पोएम मानी जाती है, इमेजिस्ट पोएम, ठीक है। एंड सी फेयरर 1911, दी रिटर्न, ठीक, 1917, ये इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं। आगे देखेंगे टी.एस. एलियट, his most significant poem, that is modernist poem, Love Song of J. Alfred Prufrock, ठीक है, means this poem present extremity of human nature, human behavior. His first work, which made liberal use of literary allusions to Shakespeare. इसमें खूब केवल शेक्सपियर से नहीं, बहुत सारे प्लेसेस से, बहुत सारे सोर्सेस से बहुत सारे allusions का यूज किया गया। छोटी छोटी लाइन्स, छोटे छोटे टुकड़े अलग अलग जगह से लेकर के, दैट इज नोन एज पैच वर्क पनोरमा, मतलब छोटी छोटी लाइन अलग अलग जगह से ले लिया, छोटे छोटे अलूजन्स अलग अलग जगह से लिया, छोटे छोटे रेफरेंसेस दे दिया। टी.एस. एलियट की वेस्टलैंड के में अकेले 400 प्लस अलूजन्स हैं, 400 प्लस रेफरेंसेस हैं, 434 लाइन में 400 से ज्यादा अलूजन्स, मतलब हर एक लाइन में कहीं ना कहीं का कोई रेफरेंस, ठीक है। एंड द वेस्टलैंड पब्लिश इन 1922, which provides a dark and introspective look at human nature. जो एक तरीके से देखें, this wasteland is presenting the fall of Western culture, fall of Western civilization. There is line, London Bridge is falling down, falling down. This falling down bridge is actually fall of Western civilization, the decline of Western civilization. He has presented modern condition of human being in this 20th century. That is the modern condition, modern thing. आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट राइटर वर्जीनिया वुल्फ, इनकी मिसेस डॉलवे की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का खूब यूज़ करती हैं। दूसरा इनका वर्क है टू द लाइट हाउस, ये भी फेमस है। इसके अलावा भी कई सारे वर्क्स हैं। आगे बढ़ेंगे। जेम्स जॉयस, इनकी भी दो वर्क्स का हमने रेफरेंस दिया, ठीक है। अ पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज यंग मैन 1961, यूलिसिस, ठीक है। तो इज अ मॉडर्न पैरेलल टू होमर्स ऑडिसी, इनका जो यूलिसिस है ओडिसी का एक मॉडर्न पैरेलल माना जाता है, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे। ही इज आल्सो अ मॉडर्निस्ट राइटर। विलियम फॉकनर, ठीक है, इनका द साउंड एंड फ्यूरी 1930, एज आई ले डाइंग 1929, ठीक है। और ई कमिंग, ये हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ मैंने कैपिटल लिख दिया है, लेकिन ई कमिंग का ई भी इस्तेमाल होता है और कमिंग का सी भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। बात समझ में आई? ये अपने ना तो अपने नाम में कहीं कैपिटलाइज करते हैं, ना ही अपने टाइटल्स वगैरह में। देखिए जो टाइटल्स हैं इनके, इनमें कहीं भी इन्होंने कैपिटलाइजेशन का यूज़ नहीं किया, इसलिए इनके वर्क्स को लिखते समय कैपिटलाइज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो नॉन ट्रेडिशनल फॉर्मेट इनका एक तो ये राइटिंग का तरीका है, कैपिटलाइजेशन का यूज ही नहीं करते। दिस इज आल्सो मॉडर्निस्ट थिंग, ठीक है। नेक्स्ट, अर्नेस्ट हेमिंगवे, फेमस अमेरिकन नॉवेलिस्ट, ठीक है। ही इज आल्सो इकोनॉमिकल यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, मैटर ऑफ फैक्ट, ऑब्जर्वेशंस। His short stories just like Indian Camps 1924, ठीक है, Indian Camps 1924, and Hills like White Elephants, ठीक है। इसके अलावा और भी वर्क्स हैं इनके, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे कैथरीन मैन्सफील्ड, इनकी स्टोरी अभी जो प्रिस्क्राइब्ड है, कैथरीन मैन्सफील्ड की स्टोरी प्रिस्क्राइब्ड है बीए में, अब नया सिलेबस जो है, ठीक है। He's also a modernist writer and known for psychoanalysis of the characters in her works. Short story writer कैथरीन मैन्सफील्ड was influenced by visual art, और इन पर विजुअल आर्ट्स का बड़ा इन्फ्लुएंस था, एंड साइको का भी इन्फ्लुएंस था। एंड मैनी ऑफ हिज स्टोरीज कंटेन्ड epiphanies
are important revelations about main character. Some of her well-known stories include Daughters of the Late Colonel, The Garden Party, The Fly. फ्लाई इसमें नहीं लिखी, फ्लाई आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, कैथरीन मैन्सफील्ड, ठीक है। तो ये भी मॉडर्निस्ट है। फ्लाई में आपने देखा कि वो एक मक्खी के माध्यम से, एक इंक के माध्यम से किस तरीके से चीजों को सिंबलाइज करके प्रेजेंट करती है। तो दिस इज मॉडर्निस्ट थिंग। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट है द मूवमेंट, और इस द मूवमेंट को हम लोग कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये था मॉडर्निज्म, और मॉडर्निज्म में सबसे मोस्ट थिंग जो है एक्सपेरिमेंटेशन, न्यूनेस, ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशनल रूल्स, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मॉडर्निज्म आपको समझ में आया। आगे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, द मूवमेंट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।